फॉरेस्ट ऑफिसर धैर्य जंगल के दौरे पर निकलता है और देखता है कि जंगल में एक जगह पर आग लग गई है। यहाँ तो बहुत ज्यादा आग लगी है, इसे बुझाने के लिए तो फायर ब्रिगेड वालों को बुलाना पड़ेगा। धैर्य उसी समय फायर ब्रिगेड वालों को फोन करता है। सुनो, यहाँ खंडर के पास जंगल में भयंकर आग लग गई है, आप जल्दी से आकर आग बुझाइए। धैर्य के फोन करते ही फायर ब्रिगेड वाले वहाँ आकर आग बुझाने में लग जाते हैं और तभी फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी चिल्लाता है, साहब इधर आकर देखिए, यहाँ एक नागिन जमीन पर पड़ी तड़प रही है, शायद आग में झुलस गई है बेचारी। धैर्य तुरंत उस तरफ जाकर देखता है। यह नागिन तो सचमुच आग में झुलस गई है, अब तो ये नागिन मर ही जाएगी साहब। इसे बचाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है ये बच भी जाए, चलो कोशिश करके तो देखें। धैर्य उस घायल नागिन को फायर कर्मचारी की मदद से एक बॉक्स में रखता है और फिर एक सर्प मित्र के पास लेकर आता है। क्या आप इस घायल नागिन का जीवन बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं? इसे बचा पाना तो बहुत मुश्किल लगता है, पर कोशिश करूंगा, शायद इसकी जान बच भी जाए। ठीक है, आप कोशिश करके तो देखिए, भगवान ने चाहा तो नागिन बच ही जाएगी। धैर्य घायल नागिन को सर्प मित्र के पास छोड़कर अपने घर आ जाता है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और फिर एक रोज सर्प मित्र का उसके पास फोन आता है। क्या कहा आपने? नागिन बिल्कुल ठीक हो गई, ठीक से चलने फिरने लगी है? हाँ, ठीक से चलने फिरने लगी है, अब इसे जंगल में वापस छोड़ा जा सकता है। ठीक है, मैं अभी आपके पास पहुँचता हूँ। फोन पर नागिन के बच जाने की सूचना पाकर धैर्य को खुशी मिलती है और वह तुरंत सर्प मित्र के पास नागिन को देखने के लिए पहुंच जाता है। अब आप इस नागिन को जंगल में जहाँ भी चाहे छोड़ सकते हैं, यह बिल्कुल ठीक हो गई है। आपने इस नागिन का जीवन बचाकर बड़े पुण्य का काम किया है। नहीं ऑफिसर, इसमें पुण्य वाली कोई बात नहीं, मेरे जीवन का मकसद ही सांपों को बचाना है। फिर भी मैं आपको थैंक्स तो बोल ही सकता हूँ। ओह नो थैंक्स ऑफिसर, इसकी कोई जरूरत नहीं। धैर्य बॉक्स में बंद नागिन को वापस जंगल में छोड़ने के लिए वही खंडर के पास आता है और एक झील के किनारे बॉक्स को रखकर छड़ी से बॉक्स का ढक्कन खोल देता है। बॉक्स का ढक्कन खुलते ही नागिन उसमें से निकलकर रेंगती हुई झाड़ियों की तरफ चली जाती है और धैर्य खाली बॉक्स उठाकर वापस अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ जाता है। अभी वह कुछ ही दूर चलता है कि अचानक उसे लगता है कि कोई उसे पुकार रहा है। धैर्य, रुको धैर्य, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ धैर्य। यह आवाज सुनकर धैर्य रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वही नागिन दिखाई पड़ती है। नागिन उसे ही देख रही होती है। कमाल है, झाड़ियों से निकलकर मुझे देख रही है, पर यह तो नागिन है, यह मुझे कैसे पुकार सकती है? मैं भी अजीब भ्रम में पड़ गया। इस घटना को अपने मन का भ्रम समझकर फॉरेस्ट ऑफिसर धैर्य अपने घर लौट आता है और इस नागिन के किस्से को भूल जाता है। मगर फिर कुछ दिन बाद ही उसके घर में अजीब किस्म की घटना घटती है। एक रात धैर्य का नौकर धनपत नागिन को उसके बिस्तर में देखता है। धैर्य का नौकर धनपत देखता है कि धैर्य के पलंग के पास वाली खिड़की खुलती है और एक नागिन उससे होकर धैर्य के सिरहाने आकर बैठ जाती है तथा गंभीर होकर धैर्य को देखने लगती है। इस दृश्य को देखकर वह घबरा जाता है और कहता है, साहब नागिन, नागिन बचो, आपके बिस्तर में नागिन। धनपत जैसे ही चिल्लाते हुए धैर्य के कमरे की तरफ दौड़ता है, नागिन तुरंत खिड़की से होते हुए कहीं गायब हो जाती है। कहाँ है नागिन? अभी तो यही आपके सिरहाने बैठकर आपको देखे जा रही थी, अब न जाने कहाँ गायब हो गई। शायद इस खिड़की से निकलकर कहीं गायब हो गई होगी। लगता तो यही है साहब, पर मैंने उसे देखा, जरूर देखा। यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम था, समझे? यहाँ कोई नागिन नहीं थी। उस दिन के बाद धनपत को घर में वह नागिन कई बार दिखाई देती है, मगर धैर्य को एक बार भी नहीं दिखाई देती। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और फिर एक रोज जब धैर्य फॉरेस्ट की विजिट पर निकलता है तो उसे झील के पास एक लड़की मिलती है। आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही है? हमारा नाम सोना है साहिब, हम वैद्य हीरानंद की सुपुत्री है। हम पास के ही गांव में रहते हैं। पर आप यहाँ क्या कर रही है?
हमारे बापूजी वहाँ पहाड़ पर जड़ी बूटियाँ लेने गए हैं। वो कहकर गए हैं कि जब तक हम ना लौटो तुम हमरा यही इंतजार करना। सो हम उनका इंतजार करत रहे हैं। तुम्हें जंगल में इस तरह अकेले नहीं बैठना चाहिए। जब तक तुम्हारे बापूजी वापस ना लौटे तब तक आप हमारे क्वार्टर में चलकर बैठ जाइए। जब वो लौटे तो उनके साथ चली जाना। पर वो हमारे बापू को बताएगा कौन कि हम आपके साथ गए हैं? वो आप हम पर छोड़ दीजिए। फिर तो हमका आपके साथ जाने में कोई परेशानी नहीं। चलिए चलत है साहेब। इस तरह सोना खुशी खुशी धैर्य के साथ चलने को तैयार हो जाती है और उसकी गाड़ी में आकर बगल में बैठ जाती है। धैर्य गाड़ी को फॉरेस्ट विभाग की कॉलोनी की तरफ मोड़ देता है। इस कहानी का अगला एपिसोड और भी अधिक रोमांचक, रोमांटिक और दिल को छू लेने वाला होने वाला है। आप इसके दूसरे एपिसोड में देखेंगे कि नागलोक की यह नागिन सोना धैर्य के प्यार में क्या क्या गुल खिलाने वाली है और साथ ही नागलोक के नाग भूलोक यानी इस धरती पर आकर क्या तांडव मचाने वाले हैं। इस कहानी से दिल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसके बारे में कमेंट करना भी मत भूलिए। धैर्य की गाड़ी सीधी फॉरेस्ट विभाग की कॉलोनी में आकर रुकती है और वह सोना को अपने सरकारी बंगले पर लेकर आता है। धनपत, यह सोना है। वह तो देखकर ही पता चल रहा है साहब की लड़की सोना ही है। इसके सोने जैसी खूबसूरती को बाद में देखते रहना। पहले यह सुनो कि इसे यहाँ किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होगी साहब, कोई भी तकलीफ नहीं होगी। उसके उपरांत धैर्य सोना को अपने बंगले पर छोड़कर वापस चला जाता है और फिर रात होने पर घर लौटता है। मेरे एक फॉरेस्ट गार्ड ने झील पर रात होने तक तुम्हारे बापूजी का इंतजार किया, पर वह पहाड़ से अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। अब क्या कहे साहिब, बापूजी काहे नहीं लौटे अब तक? पर अब तुम क्या? आप कहे तो हम गांव वापस लौट जाते हैं साहिब। अरे नहीं सोना, ऐसी बात ना करो। जब तक तुम्हारे बापूजी वापस ना लौटे तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। सप्ताह भर बाद भी सोना के बापू लौट कर नहीं आते और इसी दौरान सोना धैर्य के साथ खूब घुल मिल जाती है और उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन जाता है। फिर एकाएक धैर्य की तबीयत खराब हो जाती है तो वह कई दिनों तक घर पर ही रहता है। सिर में बहुत दर्द हो रहा है। लाइए, मैं आपका सिर दबा देती हूँ। इस तरह सोना धैर्य का सिर दबाने के बहाने उसके बहुत करीब आ जाती है और फिर दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार उमड़ पड़ता है। सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। हम भी तुमसे बहुत प्यार करने लगे हैं साहिब। अब तुमसे दूर एक पल भी नहीं रह सकत। पर तुम्हारे बापूजी लौट कर आएंगे तब हम अपने बापूजी के साथ लौटने से मना कर ही देंगे साहिब। कह ही देंगे कि हम साहिब के साथ शादी वादी बनाई के यहीं रही लगी। अच्छा, इतना प्यार करती हो हमसे? और नहीं तो क्या, मरते हैं साहिब तुम पर। अब धैर्य और सोना के बीच गहरा प्रेम हो जाता है और कुछ दिन खुशी खुशी बीत जाते हैं। फिर अचानक एक दिन जब धैर्य घर पर नहीं होता है तो बड़ी ही अजीब घटना बनती है। एक लंबे लंबे पंखों वाला विशाल नाग आसमान से उड़ते हुए जमीन पर उतरता है और सोना के सामने आकर इंसान का रूप ले लेता है। नाग कालीदे, तुम यहाँ क्यों आई हो? गुस्ताखी माफ नागलोक की राजकुमारी, हम तुम्हें नागलोक वापस ले जाने आया है। तुमका वापस लेकर ही जाएगा। हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, हम यहीं भूलोक में रहेंगे। सोना के वापस नागलोक जाने से मना करने पर कालीदे नाम का यह उड़ने वाला खूंखार नाग हंसते हुए फिर से नाग रूप धारण कर लेता है और वापस आसमान की ओर उड़ जाता है। तुमका नागलोक तो वापस चलना ही पड़ेगा राजकुमारी। ये मत सोचना कि हम तुम्हारा बगैर नागलोक वापस लौट जाएगा। हम जानते हैं कि तुम जो नहीं वापस जाएगी। जानत है तो यह भी जानी लो कालीदे, हम अपने धैर्य को छोड़कर कभी वापस नहीं जाएंगी। उस दिन के बाद से नागलोक के नाग सोना को परेशान करने के लिए धैर्य के घर में तांडव मचाना शुरू कर देते हैं। अरे अरे अरे, बचाओ बचाओ, सोना धनपत, खाने में जिंदा सांप परोस दिया क्या?
उसी समय सोना और धैर्य का नौकर धनपत दौड़ते हुए उधर आते हैं, मगर उनको किसी भी बर्तन में सांप नजर नहीं आता। सब बर्तनों में खाना ही रखा दिखाई देता है। अरे सांप कहाँ है साहेब? सब बर्तन में तो खाना ही रखा है। क्यों धनपत काका, आपको कहीं सांप दिखाई देता है का? नहीं, मुझे तो खाना ही दिखाई दे रहा है सोना बिटिया, पर मुझे तो सांप बैठे दिख रहे हैं। उसी समय सोना पास आकर प्लेट में रखी रोटियों को छूती है तो धैर्य को भी सब बर्तनों में खाना ही रखा दिखाई देता है। लो खाकर देखई लो साहेब, खाना है या कुछ और? हमरे हाथों से खाना था तो हमका ऐसे ही बोल देते, हमका तुमको खाना खिलाने से मना कर ही देते। सही कहा ना धनपत काका? बिल्कुल ठीक कहा बिटिया, भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। इस घटना के बाद तो रोज ही सांप किसी न किसी तरह से धैर्य को परेशान करने में लग जाते हैं और इस कारण धैर्य बहुत डर जाता है। सोना, जहाँ जाता हूँ सांप ही सांप दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि ये सांप मुझे मार ही डालेंगे। साहेब, ये सांप बाप सबई आपके मन का वहम है, आप घबराइयो नहीं, कछु नहीं होगा। अगर सांप सचमा ही है तो भी तुम्हार सोना के होते कोई सांप तुम्हार कछु नहीं बिगाड़ सकत। हाँ। सोना के समझाने पर धैर्य में कुछ हिम्मत आ जाती है और वह थोड़ा निडर होकर रहने लगता है। मगर एक दिन जब वह जंगल में अकेला होता है तो एकाएक सैकड़ों सांप आकर उसे घेर लेते हैं और तभी कालीदेह नाम का वही नाग आसमान से उड़ते हुए वहां आ जाता है और आदमी का रूप लेकर धैर्य के सामने खड़ा हो जाता है। हाय हाय हुई हुई, तो तू है हमरे नागलोक की राजकुमारी का प्यार। भूलोक का तो जमाना तेरा इतना हिम्मत कि नागलोक का राजकुमारी को प्यार करत। यह सब देखकर धैर्य बहुत घबरा जाता है और कालीदेह से पूछता है, मैं तो सोना से प्यार करता हूँ, वो तो कोई नाग नहीं है, वो तो इंसान है। वो इंसान सोना नागिन नहीं नागिन, वो तो औरत प्यार की खातिर इंसान बने बैठी है। अब तू हमारे साथ नागलोक जाएगा और तभी हमारी सोना वहाँ आएगी, समझा कि ना समझा? हा 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 हा। सोना की सच्चाई जानकर धैर्य हैरान जरूर होता है, मगर फिर भी उसके प्यार पर अड़िग रहता है और उस पर भरोसा कर पूरी हिम्मत दिखाते हुए कालीदेह से टकरा जाता है। कालीदेह, सोना नागिन हो या इंसान, मेरा प्यार है तो मुझे कहीं भी ले चल, सोना वहीं आकर मुझे ढूंढ लेगी, समझा कि ना समझा? धैर्य की हिम्मत और सोना के प्रति गहरा प्यार देखकर कालीदेह क्रोध में जल उठता है और धैर्य को अपनी जादुई शक्ति से एक छोटे से सांप में बदल देता है। फिर खुद भी वही उड़ने वाला सांप बनता है और सांप बने धैर्य को अपने मुंह में दबाकर आसमान की तरफ उड़ जाता है। उसके उड़ने के साथ ही आसपास के सभी सांप भी गायब हो जाते हैं। चल तुझे नागलोक के दर्शन करा देता हूँ। तुझे मारो, अब तेरी हिम्मत का फैसला वही जाकर होगा। सोना नागलोक से धैर्य को कैसे बचाती है और भूलोक पे धैर्य और सोना के साथ क्या चमत्कार होता है, ये सब जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके अगले एपिसोड का इंतजार